Good morning, students. Today's topic is आज का हमारा विषय है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा देखेंगे। क्रिया कहते हैं ऐसे शब्द को जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कोई कार्य हम कर रहे हैं, तो वो क्या कार्य कर रहे हैं उसे हम क्रिया कहेंगे कि हम कुछ कर रहे हैं। तो किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे क्रिया कहा जाता है। अब हम इस चित्र में देखेंगे कि क्रिया ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ये बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो खेलना क्या हो गई? क्रिया हो गई। ये बच्चा क्या कर रहा है? ये सो रहा है। तो सोना क्या हो गया? इसकी क्रिया हो गई। ये सो रहा है। और इस चित्र में ये बच्चा पढ़ रहा है, तो इसकी क्रिया हो गई पढ़ना। तो जो कार्य हो रहा है, खेलना, सोना, पढ़ना, ये सभी क्या कहलाएंगे? ये क्रिया कहे जाएंगे। अब क्रिया के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ वर्ब। क्रिया किसे कहेंगे? वह किताब पढ़ रहा है। अब वो क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्रिया हो गई। कल वह लखनऊ जाएगा। कहाँ जाएगा? लखनऊ जाएगा, यानी कि जाएगा। तो ये एक क्रिया हो गई। अब राहुल ने गाना गाया। राहुल ने गाना गाया, इसका मतलब उसने क्रिया क्या की? गाया। गा रहा है तो वो क्रिया हो गई। मीरा ने नाच दिखाया, यानी वो नाच को दिखा रही है, तो दिखाना एक क्रिया है। समीर ने अभिनय किया, तो जो काम किया इसका मतलब उसने ये अभिनय किया। लड़की खेल रही है। लड़की क्या कर रही है? लड़की खेल रही है। तो यहाँ क्रिया खेल रही है। ये शब्द क्रिया को दिखा रहे हैं। अब आता है कि वाक्यों को बनाने के लिए क्रिया एक महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। क्रिया हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब हम किसी वाक्य को बनाने लगते हैं तो कोई ना कोई क्रिया उसमें छुपी हुई रहती है। आप कह सकते हैं कि क्रिया बिना वाक्य सूना सूना सा लगता है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए, कोई ना कोई कार्य करने के लिए हम कुछ क्रिया कर रहे होते हैं, तो फिर उस वाक्य में वो क्रिया आती ही है। क्रिया का निर्माण और उसे पहचानना बहुत ही आसान काम है। सभी प्रकार की क्रियाएं कुछ मूल शब्दों से बनी होती हैं। कभी कभी ये हमारे जो एग्जाम्स होते हैं, परीक्षाएं आती हैं, उनमें हमें दे दिया जाता है कि इनमें क्रियाओं को पहचान कर लिखिए। तो क्रिया हमें पहचाननी पड़ती है, तो हम आगे इनको पहचानना सीखेंगे। इन मूल शब्दों को हम धातु कहते हैं। जैसे खाएगा में खा धातु है, जाएगा में जा धातु है, यानी कि ये मूल शब्द है। अगर ये नहीं होंगे तो फिर ये कोई शब्द नहीं माना जाएगा। फिर हम
इसके उदाहरण देखें तो घर में कुर्सी है, वह घर है। यहाँ खुशी है, वहाँ गम है। यहाँ कोई कुछ कर नहीं रहा है, बस किसी के होने भर की बात कही गई है। तो यहाँ हम यह कह सकते हैं कि जिन शब्दों में किसी के होने, ना होने या किसी कार्य को बताया गया हो, तो उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। अब इस समय हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कोई कुछ कर नहीं रहा है। घर में कुर्सी है तो कोई कार्य तो हुआ नहीं, बस किसी के होने भर की बात कही गई है कि एक घर में कुर्सी है, वह घर है, यहाँ खुशी है, वहाँ गम है। इस तरीके की कोई क्रिया नहीं, काम नहीं, कुछ कर नहीं रहा कोई, बस ऐसे ही बात कह दी गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन शब्दों में किसी के होने, ना होने या किसी कार्य को बताया गया हो, उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। अब यहाँ इन शब्दों का कोई काम नहीं था। अब हम देखेंगे कि क्रिया का धातु सामान्य रूप किस तरीके से हम क्रिया का धातु के समान रूप देखते हैं। हम जब बात कर रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि हमारी रोज के प्रयोग की चीजें किसी ना किसी धातु से बनी हुई हैं। आप कई चीजों का प्रयोग करते हैं जो प्लास्टिक, लोहे, चांदी, तांबे, पीतल जैसे धातु से निर्मित है। आप जिन चीजों का प्रयोग करते हैं वो कई धातुओं के मूल से बनी है। इस प्रकार क्रिया के मूल रूप को भी हम धातु कहते हैं। अब यहाँ क्रिया और धातु का सामान्य रूप की बात की गई है कि जो धातु है वो हम देखते हैं कि कई प्रकार से प्रयोग करते हैं धातु का। लोग प्लास्टिक भी हमारे धातु है, लोहा है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, ये अलग अलग प्रकार की धातुओं से निर्मित है। अब हम जिन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं वो कई धातुओं के मूल से बने। अब हम बहुत सारी चीजें ऐसे प्रयोग में लाते हैं तो हम देखते हैं कि वो कई प्रकार की धातुएं उसमें काम में आई, तो वो हमारे एक धातुओं के मूल से बनी होती है। इसी प्रकार हमने क्रिया को भी इससे जोड़ दिया है कि क्रिया के मूल रूप को भी हम धातु कहते हैं। यहाँ धातु हर चीज में भी काम में ले रहे हैं और हम क्रिया के जब मूल रूप की बात करते हैं तो वहां भी धातु का मूल रूप काम में आता है। अब यहाँ चलिए अब हम कुछ उदाहरण के जरिए इन बातों को समझते हैं। जैसे चलना, चलना में धातु है चल। ढलना, ढलना में धातु है ढल। गलना, गल। खिलना, खिल। मिलना, मिल। लिखना में लिख। तो ये हमारी धातुएं हैं, इनके प्रयोग से क्रिया हो रही है। अगर हम चल नहीं लगाएं तो क्रिया नहीं होगी। चलना, चलना यानी क्रिया करना। ढलना, कुछ ढल रहा है यानी क्रिया हो रही है। गलना, गल रहा है तो क्रिया हो रही है। तो ये हमारी धातु, मूल रूप से ये धातु जुड़कर ही हमारी क्रिया बन रही है। अब इन चीजों के समझने के बाद हम ये समझते हैं कि क्रिया के भेद क्या है।
क्रिया के भी बहुत सारे भेद हैं। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए गए हैं। इसके दो आधार हैं, एक तो प्रयोग के आधार पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, दो प्रकार की है। और फिर हमारी रचना के आधार पर क्रिया हमें दिखाई देती है, सामान्य क्रिया, मिश्र क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और ध्वन्यात्मक क्रिया। अब यहाँ इस तरीके से क्रिया के भेद हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, जब कुछ प्रयोग करते हैं तो उसके आधार पर क्रिया के भेद हम देखते हैं। क्रिया के भेद अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब इसमें भी हम अकर्मक क्रिया को देखें तो जिस क्रिया में कर्म नहीं होता और ना ही कर्म की उपेक्षा यानी इच्छा रहती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ कोई कर्म नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए हम कह रहे हैं वह खेला, तो खेला होगा, तो इसमें कोई काम हो नहीं रहा, हो चुका है काम, तो कर्म नहीं होता और ना ही कर्म की उपेक्षा रहती है। तो ये हो चुका, वह खेला, तो इसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। अब जब हम सकर्मक क्रिया की बात करेंगे तो जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ रहा है कि वो क्या कार्य कर रहा है, तो फिर वहां हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। उदाहरण के लिए वह फुटबॉल खेला, यानी कि उसने फुटबॉल से खेला है, तो यहाँ उसकी सकर्मक क्रिया की बात करी जा रही है। अब इसको हम विस्तार पूर्वक एक बार और उदाहरण सहित देखेंगे तो फिर और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ अकर्मक क्रिया की बात हुई है, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता और न ही कर्म की उपेक्षा यानी कि आशा या इच्छा रहती हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण हम देखें तो बच्ची सो रही है, लड़का खेल रहा है। अब यहाँ सोना और खेलना क्रियाएं हैं। बच्ची और लड़का कर्ता के साथ है। कर्ता यानी बच्ची सो रही है तो कौन सो रहा है? बच्ची। और लड़का खेल रहा है तो कौन खेल रहा है? लड़का। तो यहाँ क्रिया किसके साथ है? कर्ता के साथ है। इन दोनों क्रियाओं के होने का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। ये क्रियाएं यहाँ अकर्मक क्रियाएं हैं। जब इसका प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है तो ये अकर्मक क्रियाएं हैं, और जब इसका प्रभाव सरल शब्दों में समझें तो अगर कोई क्रिया किसी वाक्य में प्रयोग हुई हो और वह क्रिया कर्ता की स्थिति बताए, ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्रिया क्या हुई और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है। तो यहाँ क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, तो यानी कि कर्ता पर पड़ने से यहाँ अकर्मक क्रिया मानी जाएगी, क्योंकि यदि कर्ता पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो अकर्मक क्रिया कहलाती है।
ये अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अकर्मक क्रिया क्या है। जैसे हम और उदाहरणों के द्वारा देख सकते हैं, पानी बरसा, तो बरस रहा है, यानी कि क्या बरस रहा है? पानी। बिजली चमकी, गीदड़ भागा, बिल्ली दुबकी। ऊपर के वाक्यों में किसी कर्म की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। इस तरह की सभी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो पानी बरसा है, कोई क्रिया नहीं। किसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ रहा है। बिजली चमकी, यानी यहाँ कौन चमका? बिजली चमकी। भागा कौन? गीदड़ भागा। दुबकी कौन? बिल्ली दुबकी। तो यानी कर्म का यहाँ जरूरत नहीं महसूस हुई है। जो भी क्रिया हो रही है, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। तो अकर्मक क्रियाओं में ज्यादातर वाक्य अधूरे लगते हैं और ज्यादातर में सहायक क्रिया की अनुपस्थिति होती है। तो यहाँ पर विशेष कर्म की अनुपस्थिति होने भर से कोई क्रिया अकर्मक क्रिया नहीं बन जाती। जैसे बालिका पढ़ रही है, बालिका क्या पढ़ रही है? आप देख सकते हैं। यदि नहीं भी देख सकते तो भी कुछ होगा, तभी उसे पढ़ा लिखा देखा जाएगा। यहाँ जो कर्म है वह छिपा हुआ है। ऐसे कर्म को सुप्त कर्म कहते हैं कि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या पढ़ रही है? कर्म की अनुपस्थिति होने भर से कोई क्रिया अकर्मक क्रिया नहीं बन जाती। सुप्त कर्म। तो यहाँ पर हम अकर्मक क्रिया की बात कर रहे थे। अब इसी तरीके से जब हम अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं की बात करते हैं तो हमें हमारे सामान्य रूप से भी बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिनसे हमें इनका पता चलता रहता है। अब हम सकर्मक क्रिया की बात करेंगे। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है। सुप्त या जागृत, उपस्थिति या अनुपस्थिति, किसी भी प्रकार का कर्म हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ रहा है। और अकर्मक क्रिया में किस पर पड़ रहा था? क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा था, और यहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। किसी भी प्रकार का कर्म हो, सुप्त हो, जागृत हो, उपस्थिति वाला हो या अनुपस्थिति वाला हो, लेकिन कर्म पर यदि उसका क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है तो उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे बच्चा दूध पी रहा है, तो बच्चा दूध पी रहा है यानी कि क्रिया हो रही है, कर्म कर रहा है। बच्चा दूध पी रहा है। खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई कार्य हो रहा है और क्रिया का कहाँ प्रभाव पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। क्रिया क्या हो रही है? दूध का पीना, और उसका कर्म हो रहा है, वो कर रहा है, कर्म कर रहा है। खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहा है, वह फिल्म निर्माण कर रहा है। तो काम हो रहा है और क्रिया साथ में है। काम भी है, क्रिया भी है। तो कर्म और क्रिया साथ साथ हैं, इसका मतलब सकर्मक क्रिया है।
यहाँ ऊपर दिए सारे जो रेखांकित शब्द हैं सकर्मक क्रिया के हैं, क्योंकि इनसे पूरी जानकारी प्राप्त हो रही है, तो ये सकर्मक क्रिया कहलाएंगे। यहाँ पूरी तरीके से हमें ये चीजें समझ में आ रही हैं। अब हम अपने आप से एक खुद से ही सवाल करके जान सकते हैं कि जैसे बच्चा दूध पी रहा है, अब आप सवाल करें बच्चा क्या पी रहा है, उत्तर है दूध। जैसा कि आपने देख यहाँ आपको जवाब मिल रहा, वहीं अकर्मक क्रिया में कोई जवाब नहीं मिलता। अब यहाँ जैसे वे खेल रहे हैं, अब आप सवाल करें वह क्या खेल रहे हैं, इसका जवाब वाक्य में नहीं लिखा है, यह अधूरी जानकारी है, इसलिए यहाँ खेलना अकर्मक क्रिया है। तो सबसे अच्छा एक तरीका है यह है कि अगर हम सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को जानना चाहते हैं तो हम खुद ही उस वाक्य को पढ़कर उसमें सवाल करके अपने आप ही उसका जवाब ढूंढ सकते हैं। अगर उसका जवाब मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया है, और यदि उसका जवाब नहीं मिलता तो फिर वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब हम आगे देखें तो यहाँ सकर्मक क्रिया के भेद, दो भेद हैं सकर्मक क्रिया के, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। अब हम यहाँ पर एक एक करके इन दोनों क्रियाओं के भेद को जानेंगे। इसको जानने के लिए हम एक कर्मक क्रिया को पहले बात करते हैं कि जिस क्रिया का केवल एक प्रस्तुत या अप्रस्तुत कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। अब जैसे वह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है, अब आपको खुद से सवाल करना होगा क्या खेलता है, उत्तर आया क्रिकेट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ क्रिकेट की बात हो रही है, यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात हुई है, तो यहाँ पर एक कर्म है क्रिकेट, इसलिए यहाँ खेलता क्रिया एक कर्मक क्रिया हुई। तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, एक कर्म प्रार्थना, तो यहाँ क्रिया करो हुई एक कर्मक क्रिया। यानी कि इसको देखने से, इसको पढ़ने से हमें यह ज्ञात हुआ कि एक कर्मक क्रिया जो होती है उसमें एक ही हमारा जो क्रिया है, एक ही हमें क्रिया नजर आती है और एक ही व्यक्ति के लिए वो क्रिया हो रही है। तो यहाँ एक कर्मक क्रिया की पहचान होती है कि ये क्रिया कौन सी क्रिया है, ये कर्म कौन सा कर्म है, ये एक कर्मक क्रिया है, यानी एक ही काम कर रहा है, एक ही कर्म कर रहा है। वह क्रिकेट खेलता है यानी कि वह एक काम कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो ये कर्म भी कर रहा है, लेकिन एक ही व्यक्ति एक ही कर्म कर रहा है। तो यहाँ भी हम एक ही उस तरीके से सवाल
पूछ सकते हैं ताकि हमें उसका जवाब मिल जाए। कि अब आपको खुद से सवाल करना होगा कि क्या खेलता है, वह क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो यानी कि एक क्रिया कर रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ हमें एक कर्मक क्रिया की जानकारी प्राप्त हो रही है। अब इस जानकारी के बाद हम ये देखते हैं कि ये द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया में जिस क्रिया के एक से अधिक प्रस्तुत या अप्रस्तुत कर्म हो, जैसे कि उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तुम उसे फूल दो, किसे, किसे दो, उसे क्या दो, फूल। इस प्रकार यहाँ उसे और फूल दो कर्म हुए। सीधे डायरेक्ट नहीं देना है, उसे देना है और क्या देना है, फूल देना है। तो कर्म दो दो करने हैं, उसे फूल देना है, तो क्रिया देना द्विकर्मक क्रिया हुई। ध्यान देने योग्य बात है ये। मान लो अगर यह वाक्य हो, राहुल ने क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस और फुटबॉल खेला। यहाँ दिखने में तो कर्म 3 दिख रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहा है, बैडमिंटन भी खेल रहा है, चेस भी खेल रहा है, लेकिन इन्हें एक ही कर्म माना जाएगा, क्योंकि यहाँ जो कर रहा है क्रिया द्विकर्मक नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ एक ही व्यक्ति है जो कि ये सारी क्रियाएं कर रहा है। यदि वाक्य होता, तुमने फल, मिठाई और चावल दिए, यहाँ देना क्रिया है, द्विकर्मक होगी, क्योंकि कोई तो है जिसे यह सामान दिया जा रहा है। दिया, दो, तो इसका मतलब किसी न किसी व्यक्ति को ये चीजें दी जा रही हैं। तो यहाँ 2 व्यक्ति सम्मिलित हैं इस काम में। जहां ये बात इसमें समझने की होगी कि जहां जिस कार्य में 2 व्यक्ति संलग्न हो, वहां द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी, चाहे फिर वो कितने ही काम कर रहा हो। तुम उसे फूल दो, इसका मतलब तुम उसे, दूसरा व्यक्ति भी इसमें शामिल है और हम कर्म भी कर रहे हैं, उसे फूल दे रहे हैं। तो यहाँ द्विकर्मक क्रिया हुई। अब राहुल ने क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस और फुटबॉल खेला, लेकिन कौन सम्मिलित है, एक ही व्यक्ति है, राहुल, जो कि ये सारे कर्म कर रहा है। तो यहाँ हम द्विकर्मक क्रिया नहीं लेंगे, नहीं सोचेंगे कि ये द्विकर्मक क्रिया है। अब यदि वाक्य होता, तुमने फल, मिठाई और चावल दिए, अब इस वाक्य में दिए यानी किसी को दे रहे हैं, वहां भी दूसरा व्यक्ति है जिसे हम फल, मिठाई, चावल दे रहे हैं। तो यहाँ देना, देना एक क्रिया हो गई, तो फिर ये द्विकर्मक होगी, क्योंकि कोई तो है जिसे यह सामान दिया जा रहा है। 2 व्यक्ति अगर सम्मिलित हैं तो ये मानकर चलिए कि वो द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। और यदि एक ही व्यक्ति, भले ही वो एक काम कर रहा है या बहुत सारे काम कर रहा है, तो वो द्विकर्मक क्रिया नहीं कहलाएगी।
अब यहाँ हमने एक कर्मक क्रिया को भी समझ लिया, द्विकर्मक क्रिया को भी समझ लिया। अब हमारे इन सब चीजों के बाद अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान करके हम देखते हैं। क्रिया के सामने आप प्रश्न रख कर देखें, जैसे क्या, किसे, किसको। यदि उत्तर मिले या मिल सकता है तो क्रिया सकर्मक हुई, और ना मिले तो अकर्मक। अब यहाँ हम एक एक उदाहरण के जरिए ये समझते हैं। अब आप लोगों को ये एक अकर्मक और सकर्मक क्रिया बहुत ही विस्तार से समझ में आ जाएगी। उदाहरण के लिए, वह फुटबॉल खेल रहा है। क्या खेल रहा है? वह फुटबॉल खेल रहा है। इसका मतलब इसका उत्तर हमें मिल गया, तो ये सकर्मक क्रिया है। मोहन ने सोहन को पीटा। मोहन ने सोहन को पीटा। मोहन ने किसे पीटा? सोहन को पीटा। तो इसका मतलब यहाँ सकर्मक क्रिया है। रोहन को किताब दी। रोहन को किताब दी। किसने दी? किसे दी? रोहन को। तो इन तीनों ही वाक्यों में क्रियाएं सकर्मक है। किताब किसे दी? रोहन को। किसको पीटा? सोहन को। किससे खेल रहा है? फुटबॉल से। तो हमारे इन प्रश्नों के उत्तर निकलते चले जा रहे हैं, उत्तर आते चले जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है। अब हम आगे उदाहरण देखें तो वह हंस रहा है। वह हंस रहा है, अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ क्या, किसे, किसको में से किसी का उत्तर नहीं मिल रहा है। वह हंस रहा है। किसे हंस रहा है? किसको हंस रहा है? क्या हंस रहा है? कोई उत्तर नहीं आ रहा है। तो यहाँ फिर अकर्मक क्रिया है। लेकिन हंसना या रोना का प्रयोग इस रूप में हो तो वह हंसी है, रहा है। वह रोना रो रहा है। यहाँ कर्म की उत्पत्ति सामान्य से अलग स्थितियों में है। ऐसे प्रयोगों की क्रियाओं को सकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही रखना होता है। तो फिर यहाँ हमें इसको सकर्मक क्रिया में रखना होगा। अब यहाँ पर हमने दोनों प्रकार की क्रियाओं को देखा, सकर्मक क्रियाएं भी और अकर्मक क्रियाएं भी। अब इन क्रियाओं के माध्यम से हम अभी तक हमने प्रयोग के आधार पर देख रहे थे। अब प्रयोग के आधार पर हमने दो प्रकार की क्रियाएं देखी, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। और सकर्मक में भी एक कर्मात्मक क्रिया और एक द्विकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर हमने
प्रयोग के आधार पर देखा, अब रचना के आधार पर क्रिया के रूप हम देखेंगे। रचना के आधार पर सामान्य जो क्रिया है, कुछ क्रियाएं भाषा व व्यवहार में परंपरागत रूप से चली आ रही हैं। इन क्रियाओं में धातु के साथ ना प्रत्यय लगता है। ऐसी क्रियाओं को सामान्य क्रिया कहते हैं, जैसे डरना, डरना, जलना, जलना, डरना, जलना, ये सारी सामान्य क्रियाएं हैं। अब संयुक्त क्रिया की बात करें, जब एक से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी एक क्रिया का निर्माण करते हैं तो उस क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह चला गया, चलना और जाना दो क्रियाएं हो गई, तो ये संयुक्त क्रिया हो गई। तुम सो गए, यानी सोना, सोए भी और गए भी। अब जाग जाओ, जागो और जाओ। यहाँ क्रिया ने संयुक्त रूप धारण कर अलग ही अर्थ दिया है, जो संयुक्त क्रिया को मौलिक अर्थ देता है। तो इसी तरीके से हमने इसमें रचना के आधार पर, सामान्य के आधार पर क्रिया देखी और संयुक्त आधार पर भी हमने क्रिया को देखा। तो हमें पता चल गया कि जब हम सामान्य की बात कर रहे हैं तो डरना, जलना, ये हमारी एक ही क्रिया हो रही है। लेकिन जहाँ एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया भी हो रही है तो फिर वहाँ संयुक्त क्रिया कहलाएगी। अब इन क्रियाओं को समझने के लिए हम और भी देख सकते हैं उदाहरणों को। अब मिश्र क्रिया, यहाँ पर हम रचना के आधार पर क्रियाओं के भेद देख रहे हैं। पहले हमने सामान्य क्रिया देखी जो कि एक ही क्रिया पर आधारित है। फिर हमने संयुक्त क्रिया देखी जहां पर दो क्रियाएं हो रही हैं। अब यहाँ मिश्र क्रिया, मिश्र क्रिया जिस क्रिया का पहला भाग संज्ञा या सर्वनाम के रूप में हो और दूसरा या शेष भाग धातु से बनी क्रिया हो और दोनों मिलकर एक क्रिया की रचना करते हो, उसे मिश्र क्रिया कहते हैं। जैसे मिश्र क्रिया का उदाहरण, मेरा मुंह खुल गया तो जाने क्या होगा। अब यहाँ मेरा मुंह खुल गया, यानी कि यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम और फिर विशेष धातु, तो फिर यहाँ मिश्र क्रिया हो रही है, मिश्र क्रिया की रचना हो रही है। दोनों मिलकर मेरा मुंह खुल गया तो जाने क्या होगा। दांत दिखाना बंद करो। ऊपर दांत और मुंह संज्ञाएं हैं, संज्ञा दिखाना और खुलना के साथ मिश्रित हो गई। दांत दिखाना, मुंह खुलना, तो ये एक साथ मिल रही है, संज्ञा और कर्म जो भी क्रिया की जा रही है। तो संज्ञा और क्रिया एक साथ जब मिलके कोई वाक्य में प्रयोग होती है, उनकी रचना की जा रही है, तो वो एक मिश्रित हो गई, मिश्रित रूप ले रही है। तो फिर हम इसे मिश्रित वाक्य कहेंगे, मिश्रित क्रिया कहेंगे, क्योंकि इसमें संज्ञा या सर्वनाम आ रहा है और फिर उसके साथ में क्रिया भी हो रही है। तो फिर यहाँ पर हम मिश्र क्रिया का निर्माण कर रहे हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया,
प्रेरणार्थक क्रिया में जहाँ कर्ता क्रिया के करने में परोक्ष रूप से भूमिका निभाता है, वहाँ क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। सीधे से शब्दों में यदि हम कहें तो प्रेरणार्थक क्रिया में जहाँ कर्ता क्रिया के करने में परोक्ष रूप से भूमिका निभाता है। छोटे लाल जी बर्तन साफ कर रहे हैं, सामान्य क्रिया करना। अब छोटे लाल जी बर्तन साफ करवा रहे हैं, प्रेरणार्थक क्रिया करवाना, करवाना सामान्य क्रिया को करना हो गया। लेकिन वो जब करवा रहे हैं तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब प्रेरणार्थक क्रिया में वह काम को करवा रहे हैं, तो यहाँ जब भी प्रेरणा दी जा रही है किसी चीज की तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। जैसे दूसरा उदाहरण देखें, वह फल खाता है, तो ये एक सामान्य क्रिया है। लेकिन वह फल खिलाता है, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया कर रहा है, वो खिला रहा है, तो फिर खिलाना यानी प्रेरणार्थक क्रिया में उसको सम्मिलित किया जाएगा। अब यहाँ मिश्र क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया की जब बात होती है तो इस तरीके की क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। अब है यहाँ मिश्र क्रिया के बाद प्रेरणार्थक क्रिया के दो उपभेद होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में भी दो उपभेद। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें व्यक्ति क्रिया करने में सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। जैसे मां बच्चे को दूध पिलाती है, यहाँ मां क्रिया शब्द दूध पिलाना में सीधे संलग्न है। दूध पीने की क्रिया बेशक बच्चा कर रहा है या बच्चा कर रही है, बच्ची कर रही है या बच्चा कर रहा है, लेकिन वो मां करवा रही है, मां बच्चे को दूध पिलाती है, यानी कि वो क्रिया मां कर रही है लेकिन बच्चा दूध पी रहा। तो यहाँ पर प्रथम जो प्रेरणार्थक है वो मां है, मां क्रिया कर रही है और दूध पिलाना में सीधे वो क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर बच्चे को मां दूध पिला रही है। दूसरा हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को देखें। इस प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया में व्यक्ति दूर से प्रेरक की भूमिका निभाता है। वहां पर मां बच्चों के साथ में है लेकिन यहाँ दूर से उसकी भूमिका निभाई जा रही है। जैसे मां बच्चे को दूध पिलवाती है, मैं तुम्हें पानी भिजवाती हूँ, दीदी मुझे कहानी सुनवाती थी। यहाँ मां, मैं और दीदी क्रिया करवाने की परोक्ष रूप से प्रेरणा दे रहे हैं। सामने प्रेरणा नहीं मिल रही है, दिखाकर वो खुद स्वयं उसको नहीं करवा रहा है, यानी कि इसकी प्रेरणा दी जा रही है। तो फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये जो प्रेरणा है वो हमारी दीदी दे रही है, करवा रही है, मैं करवा रही हूँ या माँ करवा रही है। तो यहाँ हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जब अकर्मक क्रियाओं से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जाती हैं तब सकर्मक क्रियाएं बन जाती हैं। जैसे बोलना अकर्मक क्रिया है, जबकि इससे बनी प्रेरणार्थक क्रिया बुलाना प्रेरक सकर्मक है। तो यहाँ हम यह भी ध्यान दे सकते हैं कि अकर्मक क्रिया से प्रेरणार्थक क्रियाएं जब बनाई जाती हैं तो वो सकर्मक क्रियाएं बन जाती हैं। अब उसके बाद हम नाम धातु जो क्रियाएं
धातु से बनी बल्कि संज्ञा किसी नाम या सर्वनाम से बनती है, वह नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अपना, अपनाना, अपने से, हथियाना, हाथ से, बतियाना, बात से, लतियाना, लात से। ये नाम धातु है कि किससे कार्य हो रहा है, तो यहाँ नाम धातु होगी। अब पूर्वकालिक क्रिया, जिस क्रिया का काल मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो चुका हो, तो वह चुकी हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। आप नहाकर आए हैं, आप खाकर सो जाइए, उसे जगाने पर देखना। यहाँ नहाना, खाना और जगाना क्रियाएं पूर्वकालिक क्रियाएं हैं जो कि पहले हो चुकी, तो इसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। अब यहाँ आज्ञार्थक क्रिया में, इस प्रकार की क्रियाओं में आदेश का निवेदन दोनों ही आ जाते हैं। वहां जाकर बैठे, गाड़ी चलाओ, कृपया धीरे बोले, आज्ञार्थक क्रिया। और इच्छार्थक में, इसमें इच्छा या अपेक्षा का भाव प्रमुख रहता है। आप मुझसे कुछ देर और बात कर लेते, सदा सुखी रहो। और संदेहार्थक, जहां क्रिया के होने में अनिश्चित की स्थिति बनी हो, शायद कल विद्यालय न खुले, तो यहाँ फिर संदेहार्थक क्रिया होगी। अनुकरणात्मक, ध्वन्यात्मक क्रिया, कुछ क्रियाएं ध्वनि पर आधारित होती हैं, अर्थात ध्वनि के आधार पर बनाई जाती हैं। ये अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मक्खियां भिनभिनाती हैं, चिड़ियां चहचहाती हैं, घोड़े हिनहिनाते हैं, ज्यादा दनदनाओ मत। यानी ये क्रियाएं ध्वन्यात्मक है, ध्वनियां है इसमें केवल। अब क्रिया की वृत्ति, हर क्रिया कोई ना कोई अर्थ, भाव, दशा, संकेत या अभिप्राय प्रकट करती है। जब क्रिया का रूप वक्त इसके कहने पर का अर्थ या प्रयोजन का संकेत देता हो, तो इस क्रिया का वृत्ति कहा जाता है। क्रिया की वृत्ति आज्ञार्थक, इच्छार्थक, संकेतार्थक, संदेहार्थक, निश्चयार्थक, प्रश्नार्थक और निषेधार्थक हो सकती है। तो इस तरीके की क्रिया की वृत्ति मानी जाती है। अब यहाँ हम ये देखें कि किस प्रकार की क्रिया लिंग और वचन का भी प्रभाव पड़ता है, कि क्रिया के लिंग व वचन का कर्ता व कर्म पर प्रभाव डालते हैं। इस कारण से क्रिया अपना रूप बदल लेती है। यदि हम देखें, दीपक क्रिकेट खेलता है, सुनीता क्रिकेट खेलती है, तो यहाँ पर लिंग का भी प्रभाव पड़ रहा है। और यदि वाक्य में एक लिंग के अनेक कर्ता हो, तो भी क्रिया महल लाल की बेटियां और भतीजियां खेल रही हैं, रज्जाक हरिशंकर और अनवर खा रहे हैं। तो इस तरीके से एक ही साथ कई कर्ता हो सकते हैं, अनेक कर्ता हैं। निहारिका, शीतल और रमेश खा रहे हैं, खूंटी से कमीज और एक कोट लटका है, खूंटी से एक कोट और एक कमीज लटकी है। तो यहाँ पर भी लिंग का प्रभाव पड़ रहा है क्रिया के ऊपर। अब यदि हम ये देखें कि यदि वाक्य में एक ही लिंग हो, तो क्रिया के लिंग और वचन उनके अनुसार होंगे। पीटर ने पुस्तक और सब्जी खरीदी, पीटर ने पुस्तक और सब्जियां खरीदी। यदि वाक्य में भिन्न लिंगों के कर्म हो, तो क्रिया के लिंग और वचन अंतिम कर्म के अनुसार होंगे। रोहन ने पुस्तक और केले खरीदे, रोहन ने केले और पुस्तक खरीदी। तो यहाँ पर लास्ट में जो आ रहा है कर्म, उसके अनुसार ही क्रिया होगी। तो आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक क्रिया को पढ़ा
और इसको पढ़ने में बहुत हमें अच्छा भी लगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण थे जो कि हमें सीधे और सरल शब्दों में इन चीज़ों को स्पष्ट कर रहे थे। तो इसलिए हमें यहाँ क्रिया का विस्तार से पूरा विषय पढ़ने के लिए मिल गया। अब हम इस विषय को समाप्त कर रहे हैं और इसके बाद हम इसमें रेफरेंसेस जो हमारे महत्वपूर्ण लिंक हैं उनका भी विवरण दे रहे हैं, जिससे कि आपको क्रिया के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त हो जाए। अब इन सभी रेफरेंस के बाद हम बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आते हैं, जिससे कि आपको क्रिया के बारे में और भी अच्छी जानकारी हो जाएगी। निम्न में से सकर्मक क्रिया है: हाथी सो रहा है, वह छत पर है, हाथी नहाता है, राम कार चलाता है। यहाँ सकर्मक क्रिया का उदाहरण है राम कार चलाता है। अब हम दूसरा देखें तो निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया है: वह सीता से पत्र लिखवाती है, तोता उड़ता है, बच्चा सोता है, खेल खेलता है। और यहाँ सबसे सही उदाहरण है वह सीता से पत्र लिखवाती है। अब यहाँ हम ये देखें कि अकर्मक वाक्य कौन सा है। अकर्मक वाक्य है: बंदर केला खाता है, सीता ढोलक बजाती है, ताजमहल आगरा में बना है, खुशबू पत्र लिखती थी। अब यहाँ पर सबसे सही अकर्मक वाक्य है ताजमहल आगरा में बना है। निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया क्या कालिक वाक्य है? राम गाना गाता है, रमेश पढ़ाई करता है, सीता खाना खाती है, मोहन नहाकर चला गया। सही उत्तर, यानी काम हो चुका है पूर्व में, तो यहाँ सही उत्तर हुआ मोहन नहाकर चला गया। अब अगले जो प्रश्न है वो है रमेश कल दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में कल शब्द है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा विशेषण है, कर्म है। तो यहाँ रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में कल है क्रिया विशेषण, कल दिल्ली जाएगा, तो यहाँ क्रिया विशेषण इसका उदाहरण है। अब अगला प्रश्न है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया खाना, उठना, पीना, लिखना, यानी कि उठना अकर्मक क्रिया है। अब यहाँ पर हम जब इन उदाहरणों के बाद अब हम देखते हैं सकर्मक क्रिया का कौन सी है। सकर्मक क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया: हरीश बस पर चढ़ गया, राजू सदा रोता रहता है, केला छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे। अब यहाँ सकर्मक क्रिया है सतीश ने केले खरीदे, ये इसका सही उदाहरण है। वह आसमान में उड़ता है, निम्न में से कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। वह आसमान में उड़ता है अकर्मक क्रिया है, इसका सही उत्तर है अकर्मक क्रिया। अब आगे जो प्रश्न है वो है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसमें क्रिया है अकर्मक, सकर्मक, समाप्ति, समापित। सही उत्तर है अकर्मक क्रिया, क्योंकि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया है। अब निम्नलिखित में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? भयंकर, उभरकर, करती हुई के रूप में। अब यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है उभरकर, सही उत्तर है उभरकर। यही हमारे ये बहुविकल्पिक प्रश्न हैं जो वो समाप्त हो गए, और हमारा जो क्रिया से संबंधित जो विषय था वो भी यहीं समाप्त होता है।
अब अगला विषय हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।